हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज आपने थंबनेल लगा हुआ देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं आपसे एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की 2 वैकेंसीज आती है अपने राजस्थान के अंदर, जिसके हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक कैंडिडेट है, उसको उम्मीद रहती है इस वैकेंसीज की आने की। हर साल के अंदर आती है, तो उनके बीच में दोनों में चर्चा करेंगे भी इसके अंदर दी बेस्ट वैकेंसीज कौन सी है और इन फ्यूचर आप मतलब जीएनएम के बाद में आपके पास स्कोप क्या है, कहाँ आप जॉब कर सकते हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। एक पोस्ट आती है सीएचओ की, एक पोस्ट आती है एनएचएम ग्रेड सेकंड की। ठीक है, दोनों के अंदर बेस्ट कौन सी है, किसके अंदर ज्यादा परमानेंट होने के चांस है, दोनों की मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, एक पोस्ट आती है सीएचओ की, एक आती है नर्स ग्रेड सेकंड की, जो एनएचएम के थ्रू आती है। सीएचओ को आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक पोस्ट जारी कर दी गई थी आयुष्मान भारत प्रोग्राम योजना के तहत 2018 के अंदर 23 सितंबर की वो बात है। उस प्रोग्राम के तहत सीएचओ को लाया गया था। तो ये देखो, इस थंबनेल के अंदर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हॉस्पिटल का सारा सीन है, क्योंकि ये नर्स ग्रेड सेकंड की बात है। उनको कहाँ ड्यूटी मिलती है, कितनी इसको सैलरी मिलने वाली है, एनएचएम ग्रेड सेकंड के अंदर कितने चांस है परमानेंट होने की, अगर वैकेंसी आगे अगर बोनस के थ्रू होती है, ठीक है, यानी आपके बोनस अंक जोड़े जाते हैं, तो आपके कितने परसेंट चांस है, इन सभी की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो पहले बात करते हैं सीएचओ के, और एक होता है सीएचओ, दूसरा एनएचएम ग्रेड सेकंड। दोनों के बीच में बात करेंगे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो भाई, राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी है, राजस्थान सीएचओ की अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, अभी उनको ज्वाइनिंग मिली नहीं है, उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो एक आती है राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी, एक आती है एनएचएम ग्रेड सेकंड की वैकेंसी। कौन सी भी, राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी आती है, एक आती है एनएचएम ग्रेड सेकंड की। दोनों के अंदर रिजल्ट भी आ चुके हैं, दोनों के डीवी भी हो चुके हैं। एनएचएम ग्रेड सेकंड, एनएचएम ग्रेड सेकंड, 2 वैकेंसीज है। ठीक है, दोनों के अंदर आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है, किसके अंदर कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, राजस्थान सीएचओ के अभी जो सिलेक्ट हुए हैं, ये जो होती है, ये रूरल एरिया के अंदर आपको क्या है, रूरल एरिया के अंदर आपको क्या है, ड्यूटी मिलती है इसकी। जैसे गांव के अंदर भी मिल सकती है, अगर ढाणियों के अंदर कोई सब सेंटर बना है वहां पर भी मिल सकती है। तो सीएचओ और नर्स ग्रेड सेकंड के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये भी आप अपने लोकल गांव के अंदर पोस्टेड हो सकते हो। कौन, दूसरी बात, जीएनएम जिसने कर रखी है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इस वैकेंसी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस, क्या भाई, विदाउट एक्सपीरियंस इसको क्या है, फिलअप कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, विदाउट एक्सपीरियंस आप इसको फिल कर सकते हो। एनएचएम ग्रेड सेकंड के अंदर भी आपको जीएनएम वालों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी विदाउट एक्सपीरियंस आप जा सकते हो। अब देखो, राजस्थान सीएचओ के अंदर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, उनके अंदर बात करें, वे इनको सैलरी कितने मिलने वाली है, ये परमानेंट होने के कितने चांस है, ये सब बात करेंगे अब। तो राजस्थान सीएचओ है, जो राजस्थान सीएचओ है, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। इन फ्यूचर क्या है, परमानेंट हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है, बट करंट में क्या है, करंट में ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। दूसरी बात, सीएचओ की जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ होती है, सब सेंटर पे होती है, गांव के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के ऊपर। ठीक है, वहां पर वो अपना बॉस होता है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। गांव के अंदर ये डॉक्टर साहब होते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आप इस पोस्ट के अंदर जाओगे, आप जब बॉस बॉस होंगे, आप आपके नीचे वर्कर काम करेंगे, एएनएम काम करेगी, आशा काम करेगी, पूरी टीम होगी आपके साथ। लीड कौन करेगा, आप करोगे। गांव के अंदर पूरा रोब होता है इस पोस्ट को। इस पोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान सीएचओ की जो पोस्ट है ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो सर, परमानेंट होने के कितने चांस है और कितनी सैलरी मिलेगी इसको। अब जो सिलेक्ट हो गए कैंडिडेट, उनको जो सैलरी मिलेगी, तो इसके अंदर देखो भाई, राजस्थान सीएचओ के अंदर जो सैलरी मिलेगी आपको, वो मिलेगी 25,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए इंसेंटिव आता है। क्या आता है, 25,000 रुपए आपकी सैलरी रहती है, 25,000 रुपए सैलरी रहती है आपकी, 25,000 रुपए सैलरी रहती है, प्लस में क्या है, 15,000 आपका इंसेंटिव आता है। क्या आता है, इंसेंटिव आता है 15,000। 15,000 आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो टोटल कितनी होगी भाई, टोटल आपको सैलरी मिलने वाली है इसके अंदर कितनी, 40,000। कितनी सैलरी आती है इसके अंदर, 40,000 सैलरी आती है। ठीक है,
एनसीडी स्क्रीनिंग पे डिपेंडिंग होती है, कितनी आपने स्क्रीनिंग की है, कितनी वो जो आप सारा कुछ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। काम आपके वर्क पे, एनसीडी स्क्रीनिंग के ऊपर जितनी भी आपने गांव के अंदर किया है वो सब मिलाकर उसके अंदर आपको 15,000 रुपए मिलने वाले हैं इंसेंटिव के रूप में, और 25,000 रुपए आपको मिलने वाली है सैलरी। क्लियर? ये किसके अंदर आती है? राजस्थान सीएचओ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान सीएचओ के अंदर गांव के अंदर पोस्टिंग होती है, अपने बॉस होते हैं, अपने से ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। आप एक पीएससी के अंडर में काम करोगे, वहां एक एमओ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड होगा, वो आपको ऑर्डर देगा, आप उसको फॉलो करोगे। गांव के अंदर किसका इम्यूनाइजेशन करवाना है, किसको टीकाकरण करवाना है, ये सारा काम एएनएम बहन जी करेगी। एएनएम किसके अंडर में आती है? सीएचओ के अंदर आती है। सबसे बेस्ट पोस्ट है मेरे हिसाब से तो गांव के अंदर जो लोकल है उनको ले लेनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ एक ही शिफ्ट गर्ल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अभी जो जीएनएम की हुई गर्ल्स है, दोनों में सिलेक्ट हो गई है, दोनों को कंफ्यूज है अभी कौन सी जॉब है वो क्या करें, ज्वाइन करें। तो आप ज्वाइन करो, कौन सी ज्वाइन करो भाई? आप करो राजस्थान सीएचओ। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स है, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राजस्थान सीएचओ के अंदर। कैसे सर? राजस्थान सीएचओ के अंदर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको ना तो नाइट करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको इवनिंग करने की जरूरत पड़ती है, ना तो आपको नाइट करनी पड़ेगी, नाइट का कोई फंडा नहीं है भाई। दूसरी बात, ना आपको इवनिंग ड्यूटी करनी पड़ेगी, ना आपको इवनिंग ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट एक ड्यूटी करनी पड़ेगी। 8 से 2 बजे तक आपको हॉस्पिटल में जाना है, खुद डॉक्टर साहब होंगे, गांव वाले आपकी बढ़िया सेवा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब होगी गांव के अंदर, पूरा रुतबा होगा आपका। ये जो पोस्ट होती है बढ़िया है राजस्थान सीएचओ की। ये सारी चीजें आपको किसके अंदर देखने को मिलती है? राजस्थान सीएचओ के अंदर। तो अब राजस्थान सीएचओ की जो पोस्ट है सर, अगर इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की बात करें भी, हो सकता है ये परमानेंट हो सकता है न हो, क्योंकि अभी ये जो पोस्ट निकाली है वो किस पे है? संविदा पे है। तो संविदा पे तो है, तो इसके कितने परसेंट चांस है परमानेंट होने के? तो परमानेंट इन फ्यूचर अगर होगी तो इसकी सैलरी बड़ी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि इसका जो पे ग्रेड है वो 4800 तक जाएगा। कितना जाएगा अभी पे जो ग्रेड है इसको कितना जाने वाला है? 4800 जाने वाला है। इट मींस आपकी क्या है, 80,000 या 90,000 के करीबन आपकी सैलरी रहने वाली है अगर परमानेंट हो जाता है तो। सीएचओ की जो पोस्ट है अगर परमानेंट हो जाती है तो इसका जो पे ग्रेड है या पे जो स्केल है वो कितना रहने वाला है? 4800 रहने वाला है। यानी इन फ्यूचर आपको 80,000 90,000 के करीबन सैलरी मिलेगी अगर परमानेंट सरकार कर देती है तो। अब परमानेंट होने के चांस हो सकता है आपके जॉब लगने के बाद में 3 साल बाद में परमानेंट हो जाए, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, ये कोई क्लियर अभी तक नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन भी नहीं आई है। क्लियर? जो लग गए हैं उसके सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और बॉन्ड की बात थी तो इसके अंदर आपको बॉन्ड भी देना पड़ता है। कितने रुपए का बॉन्ड देना पड़ता है? तो बिहार सीएचओ के अंदर 1 लाख रुपए का बॉन्ड था, राजस्थान सीएचओ के अंदर शायद में भी करीबन 5 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ता है इसके अंदर। और उसके बाद में अगर आप कहीं दूसरी जगह आप तैयारी करते हो, अगर वहां पर आप सिलेक्ट हो जाते हो, जैसे सीएचओ लग गए गांव के अंदर पोस्टेड हो, अब आपके पास टाइम ही टाइम है, तो तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर इतना वर्कलोड भी नहीं होता है। ठीक है, इतना गांव के अंदर वर्कलोड नहीं होता है, तो आप वहां पर क्या स्क्रीनिंग का काम होता है, वो सारी एएनएम होती है, आशा होती है, वो सारा काम क्या है सर्वे वगैरह वगैरह कर देती है। तो डॉक्टर साहब अपने मौज से वहां पर नोरसेट की तैयारी भी कर सकते हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ये रहने वाली है। अब नोरसेट के अंदर तैयारी की सर, नोरसेट के अंदर सेलेक्ट हो गए तो हम क्या करेंगे? तो आपको यहाँ रिजाइन करना पड़ेगा, और जो बॉन्ड होता है वो 5 साल से पहले पहले अगर आप नौकरी छोड़ रहे हो तो उस बॉन्ड को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये सारी बातें किस पोस्ट के अंदर रहती है? राजस्थान सीएचओ के अंदर होती है। परमानेंट होने के इसके चांस कितने हैं? 4800 इसका पे ग्रेड होने वाला है इन फ्यूचर। तो जो गर्ल्स है जो सिलेक्ट हुई है, दोनों में सुनो, एनएचएम में सिलेक्ट होगी, राजस्थान सीएचओ के अंदर सिलेक्ट होगी, तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करो राजस्थान सीएचओ, क्योंकि ना आपको नाइट करने की जरूरत है ना कुछ और। इसके अंदर आपको हॉलीडे की मैं बात बताऊं, छुट्टियों की बात बताऊं, तो 4 तो इसके अंदर संडे आ गए, ठीक है, 4 तो फिक्स है, अभी संडे आ गए, संडे की छुट्टी रहती है, सीएचओ को नहीं जाना है। दूसरी बात, जितनी भी हॉलीडे होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे जितनी भी होती है, सरकार के द्वारा जितनी भी छुट्टी दी जाती है, सरकार के द्वारा गवर्नमेंट हॉलीडे जितनी भी होती है, वो सब आपको क्या है, मिलने वाली है, सब मिलने वाली है इसके अंदर। चाहे दीपावली की हो, चाहे होली की हो, चाहे कोई और त्योहार हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक बार हॉलीडे डिसाइड कर दिया गया कैलेंडर के अंदर, वो सभी आपको छुट्टियां मिलने वाली है। इसका मतलब आपको गांव के अंदर आपकी बड़ी चौधर रहने वाली है, ज्यादा चौधरी बनना नहीं है, बढ़िया गांव के अंदर मजे से नौकरी करनी है। हाँ, थोड़ा वर्कलोड रहता है गांव के अंदर, स्क्रीनिंग का टाइम ज्यादा, थोड़ा वो पेशेंट भी आते हैं, उनको कोऑपरेट भी करना पड़ता है, हर चीज आपको तरीके से, आपका कम्युनिकेशन वे बढ़िया होना चाहिए, तो आप गांव के अंदर टिक सकते हो, नौकरी कर सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी बात किसकी थी? राजस्थान सीएचओ की थी, परमानेंट। ये सारी बात मैंने बता दी। अब एक पोस्ट आई थी एनएचएम ग्रेड सेकंड के अंदर,
ठीक है। तो देखो भी NHM की जो पोस्ट है, NHM की तो देखो भी नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू तो 2005 के अंदर से ये पोस्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो NHM ग्रेड सेकंड के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, NHM ग्रेड सेकंड के अंदर जो सिलेक्ट हो गए, उनको अभी जो एक रोजगार मेले के अंदर में नियुक्ति पत्र की बधाई भी दी गई थी। आई होप आप सब गए होंगे, जो सिलेक्ट है वो गए होंगे, आपको अच्छा फील भी हुआ होगा, क्योंकि जब नौकरी लगती हो ना तो आपकी दुनिया आप मतलब फिर जो वही बात है, फिर तुम गले मिले या न मिले ये तो तेरी मर्जी से ही। जो छोड़ के जाते हैं ना पहले नौकरी से पहले, फिर वो वापस चल के आते हैं जब नौकरी लग जाती हो ना, तब नौकरी से पहले कोई रिश्ता नहीं आता है भाई साहब, नौकरी के बाद में धड़ाधड़ रिश्ते आने लगते हैं कि तू गले मिले या न मिले ये तो तेरी मर्जी से ही, पर तेरे चेहरे से कर रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। ऐसी फिर बातें होने लगती है नौकरी लगने के बाद में, क्योंकि नौकरी का रुतबा अलग होता है। NHM ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है, इसके अंदर आपको जो सिलेक्ट हो गए उनको या तो PSC पे टेकेंगे, या आपको क्या है, एक तो PSC बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो रूरल एरिया के अंदर है, या आप कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी मिलने वाली है, आपको कहाँ पर मिलेगी, या तो PSC के अंदर आपको पोस्टेड होने वाले हो, या आपको कहाँ है, आपसे चॉइस फिलअप करवाई जाएगी भी आपको कहाँ, आपके नजदीक कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हो, तो आप क्या है अपने जो है डिस्ट्रिक्ट चॉइस भर सकते हो। तो आप क्या है या तो PSC पर, या कहाँ पर CSC पर, या कहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आपको ड्यूटी मिलने वाली है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिलने वाली है। ठीक है सर, हम सिलेक्ट हो गए, हमने कोशिश की, लाख कोशिश करने के बाद में हमने एग्जाम को फोड़ दिया और NHM के अंदर सिलेक्ट हो गए। अब हमें ड्यूटी भी मिल गई। तो सर ड्यूटी मिल गई तो इनका फ्यूचर क्या है, NHM ग्रेड सेकंड के फ्यूचर की बात करूं तो इससे CHO से बेस्ट है या CHO से कम है, क्या है? तो भाई इसके अंदर NHM ग्रेड के अंदर जो सैलरी है वो आपकी है 18,900 रुपए। CHO के अंदर क्या था, 25,000 सैलरी थी, प्लस 15,000 इंसेंटिव था, तो करीबन आपको 40,000 रुपए पर मंथली सैलरी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर NHM ग्रेड सेकंड के अंदर आपकी फिक्स सैलरी है 18,900 रुपए। अब एक बात बताओ भी, जो लोकल रूरल एरिया के अंदर जो गांव था, गांव के अंदर गांव में पोस्टेड हो गया तो अदर उसका जो जितना भी खर्च था वो नहीं होगा। और लेकिन अब PSC पे पोस्टिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टिंग होगी, तो आपका जो सैलरी है 18,900 से, उससे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सैलरी कम है। ठीक है, एक चीज ठीक है भी, इसके अंदर क्या है, परमानेंट होने के चांस बहुत ज्यादा है। CHO के अकॉर्डिंग देखे, CHO और इन दोनों को कंपैरिजन करे या इसको कंपेयर करे, तो NHM ग्रेड सेकंड के अंदर आपके क्या है, परमानेंट होने के ज्यादा चांस है। हो सकता है आपको ये सैलरी 1 साल मिले, हो सकता है आपको ये सैलरी 2 साल मिले, हो सकता है 3 साल भी मिले, और 4 साल तक भी ये बात जा सकती है। ये कोई क्लियर नहीं है ना, ऐसी कोई सरकार ने गाइडलाइन दी है भी जो NHM के अंदर सेलेक्ट हो गए हम उनको परमानेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकाली गई थी और आगे भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इन फ्यूचर भी एक बार कॉन्ट्रेक्चुअली निकालते हैं, वो परमानेंट बाद में करते हैं। इसके बाद में अब देखो भी, एक इनके पास ऑप्शन क्या है, इनको नाइट करनी पड़ेगी। अब लड़कियों के लिए ये बेहतर काम हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, राजस्थान CHO के अंदर कोई नाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन NHM ग्रेड सेकंड के अंदर आपको शिफ्ट के अंदर ड्यूटी करनी पड़ती है। आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लगे, चाहे PSC पे लगे, CSC पे लगे, शायद PSC पे नाइट नहीं होती है, CSC पे नाइट, और कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आपको नाइट करनी पड़ेगी। नाइट ड्यूटी के अंदर आपको कितना करना पड़ेगा, 7 दिन आपको नाइट करनी पड़ेगी एक मंथ के अंदर। कितने दिन करनी पड़ेगी भाई? 7 दिन आपको नाइट करनी पड़ेगी एक मंथ के अंदर। जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन लड़कियों के लिए ये ठीक नहीं था, क्योंकि CHO के अंदर बेस्ट है, गांव के अंदर ड्यूटी है, 40,000 रुपए सैलरी आएगी, जाके डॉक्टर साहब को बैठना है, खड़े होकर आना है, बढ़िया छाछ लच्छी पियो, मजे मारो। गांव वाले सेवा बहुत करते हैं अभी डॉक्टर साहब की। दूसरी बात, इसके अंदर 7 नाइट करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वर्कलोड भी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू CHO। ठीक है, CHO के अंदर नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या है, आपका वर्कलोड ज्यादा रहने वाला है। 2 बातें क्लियर। तीसरी बात, मॉर्निंग शिफ्ट लगेगी इसके अंदर। मॉर्निंग जो शिफ्ट होती है वो आपकी 8 बजे से 2 बजे तक रहने वाली है। कितने बजे तक? 8 बजे से 2 बजे तक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। और इवनिंग शिफ्ट जो इसके अंदर रहने वाली है, जब आप सिलेक्ट हो गए, अब आपको आगे ज्वाइनिंग, आपका DV हो रखा है, जैसे ही DV से आपका लिस्ट में नाम आता है, PDF में नाम आता है, उसके बाद में आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के बाद में आपको मॉर्निंग ड्यूटी 7 दिन नाइट करनी पड़ेगी। इवनिंग जो ड्यूटी होगी वो आपकी 2 बजे से, इवनिंग ड्यूटी होगी वो 2 बजे से कितने बजे तक होगी भाई? 8 बजे तक होगी। ये शिफ्ट रहती है ड्यूटी की किसके अंदर? NHM के अंदर। ठीक है, हॉस्पिटल के ऊपर ड्यूटी मिलती है, CSC के ऊपर भी मिल सकती है। जो लोकल एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके जो लोकल PSC लगती है, लोकल CSC लगती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगता है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। क्लियर? उसके बाद में अब सैलरी इसके अंदर 18,900 है,
तो इन फ्यूचर परमानेंट हो जाओगे तो ग्रेड सेकंड पे, जो ग्रेड सेकंड पे है वो आपके लगने वाला है। लेकिन इसके अंदर अभी सैलरी 18,900 है, इन फ्यूचर सैलरी बढ़ सकती है, परमानेंट होने के ज्यादा चांस है अगर सर वैकेंसीज आ जाए। उसके अंदर एक चीज और है, जो जीएनएम करके है ना, जीएनएम करके है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जीएनएम वालों को आपको ये ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जीएनएम वाले बीएससी वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर आपको नॉरसेट देना है या कोई भी सेंटर लेवल का एग्जाम देना है तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रहती है बीएससी वालों को। अगर जीएनएम वालों का है और आपने एनएचएम के अंदर 2 साल काम कर लिया तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस आ गया जो आपको क्वालिफाई करता है किसके लिए, नॉरसेट के लिए। तो जीएनएम प्लस में आपके साथ क्या हो जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस आप यहां से ले लेते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी एग्जाम आते हैं उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। एक्सपीरियंस ये काउंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन फ्यूचर आपके बोनस अंक पे आपके कोई वैकेंसीज आ जाए परमानेंट होने की तो क्या सीन रहने वाला है। तो जैसे कोई कंपटीशन लेवल पे जैसे रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, अभी नर्सिंग ऑफिसर की 2000 पोस्ट निकाली गई है, अभी क्लियर कट ऐसी बात नहीं बोली गई भी आपका रिटर्न एग्जाम ही होगा। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपको क्या है 70% ही लेके 70% ही पेपर क्या है क्वालिफाई होगा, बाकी 30% नंबर आपको क्या है इस बोनस अंक से ही मिल जाते हैं। तो परमानेंट होने के आपके ज्यादा चांस रहते हैं, चाहे आपके वैकेंसीज रिटर्न में हो चाहे आपके बोनस अंक पे डिपेंड हो, कैसे ही हो, चाहे दोनों के अंदर आपको क्या है ये चीज आपको देखने को मिलने वाली है। किसके अंदर, एनएचएम ग्रेड सेकंड के अंदर और ये राजस्थान सीएचओ के अंदर। ये तो जो लग गए उनकी बात थी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से पूछो तो आपको क्या करना है, जो लोकल जो गांव की जो लड़कियां हैं वो तो करो भाई राजस्थान सीएचओ ज्वाइन, ठीक है। दूसरी बात, जो जीएनएम है अगर वो चाहता है भी मैं मतलब इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइन बनूं या वहां पर नौकरी करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएनएम वाले जो है उनके लिए 2 साल नौकरी करो, उसके बाद में नॉरसेट के लिए एलिजिबल हो, फिर नॉरसेट को खंडाओ और एम्स में जॉब करो। तीसरी ये अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद में परमानेंट होने के चांस है। लड़कों के लिए ये ठीक है क्योंकि इस पे नाइट ड्यूटी भी ठीक है कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, सभी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बात थी किसकी, एनएचएम ग्रेड सेकंड की। और राजस्थान सीएचओ के अंदर क्या मिलने वाला है, क्या सिस्टम रहने वाला है इसके अंदर। राजस्थान सीएचओ के अंदर देखो भाई, जो सिलेक्ट हो गए हैं राजस्थान सीएचओ के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं उनका एक ब्रिज कोर्स भी होता है। कौन सा एक कोर्स होता है, उस कोर्स को ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है। और ये कोर्स आके जाके आपको 6 महीने के बाद में दोबारा एक एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद में आप परमानेंटली आपकी जॉब होती है। ये सारा मामला किसके अंदर देखने को मिलता है, राजस्थान सीएचओ के अंदर। तो एक बार फिर से आपको पुनः तहे दिल से बहुत बहुत बधाई जो आप सिलेक्ट हुए हो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में रवैया बदल जाता है आदमी का, जिंदगी बदल जाती है। नौकरी चाहे छोटी हो मोटी हो कुछ भी हो, स्टेट लेवल की हो सेंटर लेवल की हो, आप अगर समाज के अंदर बैठते हो तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। दूसरी बात, आप शादी के अंदर जाते हो आपको इंट्रो कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर दूसरा कोई और ज्वाइन आया और वहां पर आप खड़े हो, आप जॉब में हो तो आपकी रेपुटेशन अलग से होती है। अगर कोई थान पूछेगा खड़ के जॉब करो सीएचओ लगड़ा आ थारी ड्यूटी खड़ा है, इन तरीकों सवाल उठेगा थार पर, ठीक है। मतलब थारी रेपुटेशन बनेगी नौकरी लगने के बाद में। तो नौकरी लगना बहुत जरूरी हो, थे लाग चुका हो बहुत बढ़िया हो, ठीक है। ये सारी बातें किसके अंदर थी, एनएचएम ग्रेड सेकंड और राजस्थान सीएचओ के अंदर। क्योंकि व्यक्ति है ना, व्यक्ति कभी खूबसूरत नहीं होता है, खूबसूरत उसकी नौकरी होती है, ठीक है। व्यक्ति को कभी खूबसूरत चाहे आप कितने ही आप दिखने में चाहे कितने ही ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो या उससे भी स्मार्ट दिखते हो, अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कमाते हो, बिल्कुल एकदम बेरोजगार हो, शुद्ध बेरोजगार हो, तो आपका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। अगर आप कमाते हो चाहे आप कितने ही थके हुए हो तो आप घर वालों के लिए हीरो हो गई, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति की जो पहचान होती है, आइडेंटिफाई होती है, वो उसकी कमाई से की जाती है। फिर भी मर्द जो होता है वो कमाता है, ये सब जानते हैं, लेकिन कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता। लोग बोलते हैं कि मर्द स्ट्रांग होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मर्द मजबूर होता है, क्योंकि उसके पास उसकी आइडेंटिफाई जो होती है वो उसकी कमाई से की जाती है हमेशा ही। एक पूरी उसके 1 महीने काम करता है, 1 महीने की थकान किसी को नहीं पता होती है, लेकिन 1 महीने की जब सैलरी आती है वो सबको पता होती है उसकी। दूसरी बात, उसके बाद में आपकी मतलब पॉकेट मनी कितनी है, अगर वो आपके पास है तो आपको सम्मान मिलता है। अगर आप बेरोजगार हो, शुद्ध बेरोजगार हो, तो आपको सिर्फ सलाह मिलती है लोगों से। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो भैया पैसे की वैल्यू है, पैसा आप जितना कमाओगे उतना समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, ठीक है। सभी की साथ में आप उठ बैठ सकोगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई, मतलब एग्जाम जो इन फ्यूचर जो वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो आएगी भी राजस्थान सीएचओ की 220 2027 के अंदर आएगी।
और एनएचएम ग्रेड सेकंड की भी वैकेंसी आएगी। तो इनके अंदर इनको कैसे क्रैक किया जाए या इनको मतलब इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी मैं डिस्कशन करूं। पिछला जो एग्जाम हुआ था इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन आए थे भाई, कितने क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, 90 क्वेश्चन किसके आए थे भाई, नर्सिंग के। चाहे आपका राजस्थान सीएचओ हो, चाहे आपका राजस्थान सीएचओ हो, चाहे आपका क्या हो, एनएचएम ग्रेड सेकंड हो, चाहे आपका एनएचएम ग्रेड क्या हो, सेकंड हो, दोनों के अंदर मैं बात करूं, दोनों के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, दोनों के अंदर बात करूं तो एक बात आप एक और ध्यान रख लेना भाई। दूसरी बात, आप अपने काम पर फोकस करो, दूसरों को बीच में मत घसीटो। दुनिया को आप खुश कभी नहीं कर सकते, दुनिया खुश हो ही नहीं सकती है। आप अगर मतलब दुनिया का करते करते आप मर भी गए ना, दुनिया का भला करते करते आप मर भी गए ना, तो वो भी ये बोलेंगे ये मन से नहीं मरा है। समझ गया बात को। तो दुनिया की छोड़ो, खुद पर फोकस करो, जितना काम हो सकता है, जितना आपको टाइम मिलता है, आपको पता है आपकी पहचान सिर्फ आपके काम से होती है, तो क्यों ना काम पर फोकस किया जाए। क्यों आप जितने काम कर रहे हो, जिस फील्ड के अंदर हो, एक बार आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, इतना मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन बनना पक्का खिलाड़ी पड़ेगा आपको। हर चीज बॉल चाहे फिर कहीं से भी आई, ऑफ स्टंप पे आए, लेग स्टंप पे आई, कहीं पर आए, पर बॉल सारी बाउंड्री लाइन से बाहर जानी चाहिए, तब आप क्या है कर सकते हो। क्लियर। तो राजस्थान सीएचओ के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन क्या है नॉन नर्सिंग के आए थे। आपकी बार कितनी आए थे, 60 क्वेश्चन। टोटल कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। 3 से डिवाइड करो, 445 यानी 450 नंबर का आपका एग्जाम होता है राजस्थान सीएचओ का। राजस्थान सीएचओ के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं किसके, नर्सिंग के। नर्सिंग के अंदर मैं बात करूं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आता है। किसके आते हैं भाई, मेनली जो देखा जाता है, मेनली इसके अंदर राजस्थान सीएचओ के अंदर कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस्ट पार्ट रहता है इसके अंदर। करीबन आप मान के चलो 55 से 60% कवरेज कर लेता है कम्युनिटी अकेला सब्जेक्ट। उसके बाद में पीडिया के क्वेश्चन आते हैं, और किसके क्वेश्चन आते हैं, पीडिया के क्वेश्चन आते हैं, साइकेट्रिक के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, साइकेट्रिक भी आती है, ओबीजी भी आती है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आते हैं, फार्मा भी पूछी जाती है। ये सारे सब्जेक्ट आपको क्या है राजस्थान सीएचओ के अंदर मिलेंगे, और ये इसमें से सभी में से सब्जेक्टों में से मिला के 90 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जो आपको क्रैक करना होता है। और दूसरी बात, इसके अंदर क्रॉस मैचिंग ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, क्रॉस मैचिंग ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन तो नर्सिंग के आगे, और नॉन नर्सिंग का जो पार्ट रहता है इसके अंदर आपको क्या है, एक तो कंप्यूटर देखने को मिलेगा, बड़ा हार्ड कंप्यूटर आया था, अब की बार हार्ड कंप्यूटर आया था, बड़े क्वेश्चन अटपटे टाइप से आए थे कंप्यूटर के अंदर राजस्थान सीएचओ के अंदर। तो एक तो इसके अंदर क्या देखने को मिला था, अब की बार कंप्यूटर सब्जेक्ट आया था। कंप्यूटर के साथ में आपको क्या देखने को मिला था, कंप्यूटर के बाद में आपके पास हिंदी थी भाई, हिंदी थी, संधि वगैरह वगैरह जितने भी उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वो आए थे। एक इसके अंदर जीके आया था भाई, जीके आया था, इंडिया का जीके आया था, कुछ पार्ट इंडिया जीके का आया था, कुछ पार्ट आया था राजस्थान जीके का। एक आया था इंडिया जीके का, प्लस कौन सा पार्ट आया था, राजस्थान जीके का पार्ट आया था। दोनों मिला के जीके पूछा गया था, करंट जीके भी पूछा गया था। ये सारी बातें इसके अंदर आई थी। उसके बाद में अपने पास एक सब्जेक्ट और आया था। अगला सब्जेक्ट कौन सा था भाई, इंग्लिश था। अगला सब्जेक्ट अपना कौन सा था, इंग्लिश था। तो इंग्लिश भी आई थी, ठीक है, इंग्लिश भी आपको देखने को मिली थी। ये सारे सब्जेक्ट क्या है अदर आए थे। इसके अंदर टोटल मिला के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने आ गए, 90 प्लस 60, नर्सिंग नॉन नर्सिंग मिला के 150 का पेपर आया था। यही पैटर्न आगे रहने वाला है। अगर स्टेट का एग्जाम होगा, राजस्थान सीएचओ का होगा, एनएचएम का होगा, तो इसमें से आपको करना क्या होगा, 90 क्वेश्चन जो है इसमें से आप कवर करो, जितने कवर कर सकते हो उतने कवर करो। यानी एग्जाम को निकालने का, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को निकालने का यही फॉर्मूला है भी, आप नर्सिंग को जितना कवर कर सकते हो करो। नॉन नर्सिंग के मामले में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आती है इसके अंदर, क्लियर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आती है इसके अंदर। तो भाई 90 क्वेश्चन में से आप कवर कर जाते हो, आप 75 क्वेश्चन तो ये ले लो, ठीक है। अगर यहां से आपने 15 क्वेश्चन निकाल दिए, 15 क्वेश्चन ही निकाल दिए किसके अंदर से, 15 क्वेश्चन निकाल दिए आपने नॉन नर्सिंग के अंदर से, तो आप टोटल कवर कर रहे हो 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन के अंदर कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी सर्विस को रोक सकता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चाहे कुछ भी बना ले, अगर 75% आप कवर कर रहे हो पेपर, तो आपका क्लियर है। चाहे एससी में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो, जनरल में हो, विडो हो, कुछ भी हो, डाइवोर्स हो जाए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सारी बातें किसकी सिलेबस की बात थी भाई, राजस्थान सीएचओ की थी। और यही पैटर्न किसके अंदर रहता है, एनएचएम ग्रेड सेकंड के अंदर रहता है।
तो आज मैंने ये बताया है। देखो वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज आने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन तैयारी करने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आप चलते जाओ, धीरे धीरे चलोगे तो आप तैयारी कर सकते हो। आगे जाके आपको पता है नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसीज भी है। हमने पूरे नर्सिंग जो जगत है उसने पूरा एफर्ट लगा रखा है उस वैकेंसीज को परमानेंट किया जाए। साथ में एक एफर्ट लगा रखा है 80-20 रेशो को खत्म किया जाए। कोशिश पूरी जारी है, जिस दिन 80-20 का रेशो खत्म हो गया उसके बाद में जो मेल जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो लड़के हैं उनके लिए बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि 80-20 रेशियो के चक्कर में नॉट सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। लेकिन स्टेट के अंदर बात करें तो स्टेट के अंदर ये आपके पास वैकेंसीज है, इनमें से आप निकल सकते हो। उसके बाद में जीनम वालों के अंदर और क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद में अभी लेटेस्ट आपके सामने नॉट सेट खड़ा है। 12 अप्रैल को आपका नॉट सेट का प्री एग्जाम है। उसको निकलने के बाद में मेंस का एग्जाम है। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस का आ जाएगा। फिर इस तरीके से ये सारी वैकेंसी इस साल के अंदर है। आरआरबी का अभी 11, 12 और 13 को शायद एग्जाम है, 12-13 को एग्जाम है, मार्च को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम की कोई कमी नहीं है, एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन तैयारी पर फोकस करना है। जितना हो सके आप अपने एफर्ट्स लगाओ, जितना हो सके रिपीटिशन करो। हर चीज को रिपीट करने से माइंड में जाती है, ऐसे नहीं जाती है। आप एक बार पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद में आप छोड़ देते हो। पढ़ने का तरीका ये है भी आप क्या करो, एक आपने नोट्स बना लिया पूरा, ये आपके पास एक पूरा रजिस्टर है, आपने सारा कुछ इसके अंदर, जैसे ये ओबीजी का है, अब ये जो ओबीजी का है इसको आपने पूरे नोट्स बना लिए। अपने हाथ से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे टिका दो आप। यानी इसके अंदर सारी पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखो भी एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका ये होता है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये चीजें आपको हैंड राइट से करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा नोट्स इस तरीके से। ये आपने कवर कर लिया। इसको कवर करने के बाद में आप क्या करो, इस रजिस्टर को जब जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आप का एग्जाम हो, इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ो एक दिन पहले। यानी इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी है, रिपीट क्वेश्चन जितने हैं, पीवाईक्यू जितने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी आपको जो बढ़िया लगे वो चीज इसके अंदर ऐड करो। ये पढ़ो आप एग्जाम के टाइम में, ये आपको निकालता है। डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास टाइम है, कितने क्वेश्चन, डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आप एग्जाम को निकाल सकते हो। इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता नर्सिंग जगत के अंदर। उसके बाद में निकाल सकते हो आप इसको। इसके बाद में हम बात करें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जीएनएम वाले जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जीएनएम वालों के लिए आरआरबी का एग्जाम सामने है। आरआरबी की नई 549 पोस्ट भी आ गई है, आरआरबी दे सकता है। और राजस्थान सीएचओ दे सकता है भाई, राजस्थान सीएचओ दे सकता है। एनएचएम ग्रेड सेकंड दे सकता है, एनएचएम ग्रेड जो सेकंड है वो दे सकता है। और क्या दे सकता है, आरआरबी दे सकता है। और एनएचएम ग्रेड सेकंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप क्या है, अदर कंट्री के अंदर भी जॉब कर सकते हो, अदर कंट्री के अंदर भी जॉब कर सकते हो, ओईटी का एग्जाम दे सकते हो। ये सारी चीजें आप दे सकते हो किसके अंदर, जीएनएम अगर आपने कर रखी है तो जीएनएम के अंदर भी कोई स्कोप कम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में धक्के खाने से बेहतर है आप एक बार बैठ के बढ़िया तरीके से तैयारी करो और एग्जाम को निकाल दो। ये सारी बातें किसके अंदर रहती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करने के लिए आपको एक मजबूत पूरा पक्ष बनाना पड़ेगा, बेस क्लियर करना पड़ेगा। जितना हो सके जितने भी बॉडी के सिस्टम है उसको क्लियरली धीरे धीरे क्लियर करते जाओ। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाता है। अगर आप तैयारी करते हो तो एक दिन में एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, अगर फिर बार बार फेल हो गए ना, पर मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप एफर्ट्स लगाओगे, तो कहीं ना कहीं तो आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, फिर मतलब आप बार बार मेहनत करते हो ना, तो फिर ऊपर वाला भी देखता है यार, चलो दे दो यार इसको, जो चाहता है वो दो उसको। ठीक है, फिर आपकी चॉइस बढ़ाई जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या है, अपना टाइम मेंटेन करके बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है भाई। वैकेंसीज आने वाली है, राजस्थान के अंदर भी दोबारा से वैकेंसीज आने वाली है। तो इससे वैकेंसीज को आगे के लिए ध्यान में रखते हुए हम क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा एक, अभी जो ये क्लासेस हो रही है भी आपके अपने शहर हनुमानगढ़ से हो रही है। नर्सिंग के अंदर हनुमानगढ़ शहर के अंदर नर्सिंग के अंदर कोई भी इस प्रकार का कोचिंग सेंटर नहीं है जो आपके पास हेल्प कर सके कंपटीशन को फाइट करने के लिए। तो जल्द ही हम ऑफलाइन के बैच को भी लेकर आएंगे, ताकि आपके अंदर क्या है, एक नर्सिंग जगत के अंदर नया रिवोल्यूशन ला सकें। और वहां पर कम अफोर्डेबल फीस के अंदर आपके लिए कोर्स करवाएंगे। राजस्थान सीएचओ का करवाएंगे, एनएचएम ग्रेड सेकंड का करवाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्जाम करवाने वाले हैं उससे ऑफलाइन बैच के अंदर। जैसे ही हमारी पूरी टीम एक कलेक्ट हो जाती है, टीम पूरी उतारेंगे पूरी, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी होंगे, उसको उसी वो ही आपको क्या है आगे डील करने वाले हैं, आगे आपको वे बताने वाली है भी आगे नौकरी लगना कैसे है, किस एग्जाम को क्रैक करना है। ये सारी बातें आगे करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
वो करिए।